नमस्कार दोस्तों, जैसा कि 14 सितंबर बड़ा ही करीब है। आज की वीडियो में हम लोग 14 सितंबर हिंदी दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी, किंतु आज़ादी के इतने दिनों बाद भी हिंदी को जिस स्तर पर होना चाहिए उससे कहीं हिंदी कोसों दूर है। आश्चर्य यह है कि अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद पूरे विश्व में तीसरी सबसे बड़ी बोले जाने वाली भाषा होते हुए भी हिंदी को आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा की दर्जा नहीं प्राप्त हो सका। इसके पीछे क्या वजह है, मंथन करने का विषय है। आश्चर्य तो यह भी होता है कि अभी जल्द ही प्रारंभ किए गए योग को हम 177 देशों का समर्थन प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन हिंदी के लिए 129 देशों का समर्थन क्यों नहीं हम हासिल कर पाए, यह एक विचारणीय प्रश्न है। अब नई शिक्षा नीति से कुछ उम्मीद जगी है। नई शिक्षा नीति के विभिन्न संदर्भों पर व्यापक चर्चाएं हो रही हैं। इसका एक पक्ष यह है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश लोग तब विवश दिखाई पड़ता है जब उसे रोजगार संबंधी आवश्यकताओं और जीवन व्यवहार के लिए किसी विदेशी भाषा को अपनी मातृभाषा के ऊपर वरीयता देनी पड़ती है। जब हम भारतीय संस्कृति और दर्शन के संदर्भ में शिक्षा पर दृष्टिपात करते हैं तो यहाँ शिक्षा जीविकोपार्जन का साधन मात्र बनकर नहीं रह जाती। भारतीय परंपरा में शिक्षा वस्तुतः हमारे जीवन की समग्रता की ओर संकेत करती है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का समावेश है। मूल्यपरक जीवन के संदर्भ में मातृभाषा की महत्ता पर्याप्त रूप से स्पष्ट है। मातृभाषा सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि वह माध्यम है जो अबोध बालक बालिकाओं को उनके सांस्कृतिक विरासत से सिंचित करती है, क्योंकि भाषा अपने साहित्य से प्रत्यक्षतः जुड़ी हुई होती है। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वह है सीखना और अवधारणात्मक क्षमता को विकसित करना। मातृभाषा का ठोस आधार जिन बच्चों को प्राप्त होता है उनकी अवधारणात्मक क्षमता और चिंतन की पद्धति अधिक पुष्ट और विकसित देखी जाती है। मातृभाषा में अध्ययन से बच्चे तेजी से सीखते हैं, क्योंकि सोच विचार चिंतन की स्वाभाविक प्रक्रिया मातृभाषा के द्वारा ही संभव हो पाती है। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा का एक ठोस हेतु यह भी बनाया गया है कि अंग्रेजी देश की आज़ादी के बाद से मात्र 15 से 16% लोगों द्वारा ही व्यवहार में आती है। ऐसे में मातृभाषा में शिक्षा अधिकांश नागरिकों की शिक्षा संबंधी हितों को ध्यान में रखने की दृष्टि से समुचित है। यह भी ध्यान रहे कि
आज विश्व में जितने भी देश उत्पन्न हुए हैं वे अपनी मातृभाषा में पढ़कर ही हुए हैं। मातृभाषा राष्ट्र की संस्कृति, दर्शन, इतिहास और धर्म का वाहक तत्व होती है। इस प्राण तत्व से जब एक बालक बालिका सिंचित होती है तो उसमें राष्ट्र का गौरव, स्वाभिमान और आत्मसम्मान जैसी भावनाएं सहज विकसित होती है। यद्यपि अन्य भाषाओं के अध्ययन में नई शिक्षा नीति में कहीं कोई गतिरोध नहीं, किंतु यह बात भी बहुत स्पष्ट है कि भाषा के साथ जुड़ा हुआ साहित्य हमारे विचारों को प्रभावित करने की पर्याप्त क्षमता रखता है। विद्यार्थियों के विचार, उनकी मानसिकता और सोच बाल्यावस्था में ही बनते हैं। ऐसे में भारतीय मूल्यों के प्रति सजग दृष्टि भाषा के द्वारा ही विकसित की जा सकती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा हमें पाश्चात्य जीवन मूल्यों और सभ्यता की ओर ले जाती है, क्योंकि भाषा अपने साथ अपनी संस्कृति भी अपरिहार्यतः ले आती है। आधुनिकीकरण की भ्रमपूर्ण व्याख्या कई बार छिछले मन मस्तिष्क को दिशाहीन की स्थिति में लाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि ग्रह और ग्रहण करने और त्याज्य को छोड़ पाने का विवेक नहीं आ पाता। संसार के मानचित्र पर यदि हम देखें तो पाएंगे कि अमूमन ऐसे सभी देश जिनकी अपनी भाषाएं विकसित न हो सकी, वे वैश्विक मानचित्र पर पिछड़े हुए हैं। अफ्रीकी महाद्वीप में 40 से भी ज़्यादा देशों में उनकी अपनी किसी स्वतंत्र भाषा का विकास नहीं हो सका है। हैरत नहीं कि अफ्रीकी देश विकास में बहुत पीछे हैं। वस्तुतः परतंत्रता एक प्रकार की मानसिकता होती है जो हमारे अलग अलग लक्षणों और क्रियाकलापों से अभिव्यक्ति होती है। आखिर अंग्रेजी हमारे लिए व्यवस्था की सीमा तक जाकर अपरिहार्य कब और क्यों हो गई? निज संस्कृति के गौरव की प्रतिष्ठा करने में यदि कोई सर्वाधिक समुचित माध्यम हो सकता है तो वह हमारी अपनी भाषा ही हो सकती है। जापान, चीन और इजराइल जैसे देशों का मानक भी हमारे सामने है। यदि हम जापान में अनुसंधान के क्षेत्र की बात करें तो अलग अलग भाषाओं के शोध पत्र जापानी भाषा में 1 महीने से भी कम अंतराल में अनुदित कराकर वहाँ के विद्वानों को पढ़ने के लिए मुहैया करा दिए जाते हैं। इजराइल की भाषा हिब्रू एक ऐसी भाषा थी जो संसार के मानचित्र से लुप्तप्राय हो रही थी। आज वह जीवित है तो उसके प्रति इजराइल की प्रतिबद्धता के कारण। हिब्रू देश की राजभाषा के पद पर ससम्मान प्रतिष्ठित है। इजराइल स्वयं में भाषाई एकता और मातृभाषा प्रेम का एक ज्वलंत उदाहरण है। मातृभाषा किसी भी राष्ट्र के नागरिक का मूल होती है। उससे विलग होना वस्तुतः स्वयं की वास्तविकता से अनभिज्ञ रह जाना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गमले में लगा बोनसाई वटवृक्ष अपनी वास्तविकता से अनभिज्ञ रह जाता है। जापान, जर्मनी, इटली, इजराइल, चीन, रूस आदि देशों की तेज प्रगति इस मिथ्या धारणा की ध्वस्त करती है कि विकास की भाषा अंग्रेजी है। यदि ऐसा होता तो फिर ये देश भी विकास में भारत से पीछे होते। अब भी वक्त है कि हम हिंदी को व्यापक रूप से
अपनाएं, प्रचारित एवं प्रसारित करें। नहीं तो वह दिन दूर नहीं है जब हिंदी भाषा लुप्तप्राय हो जाएगी, जिसका परिणाम स्वरूप भारत की राष्ट्रीय छवि विश्व मानचित्र में धूमिल हो जाएगी। अतः हम सबको मिलकर यह प्रण लेना होगा कि हिंदी को जहाँ तक हो सके अपने राष्ट्र की भाषा के रूप में और इसे वैश्विक स्तर पर अधिक से अधिक प्रचारित एवं प्रसारित करें। धन्यवाद।